गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी अमेरिका की क्रांति के कारण। हमने बताया था कि किस तरह से स्पेन का निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, जो भारत की खोज करने निकला था, उसने अनायास ही एक नई दुनिया की खोज कर ली। उसे खुद नहीं पता था कि उसने एक नई दुनिया खोज ली है। उसके बाद अमेरिगो ने उसके कार्य को आगे बढ़ाया और स्पेन ने अपनी कई बस्तियां अमेरिका में बनाई। स्पेन के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल ने भी इस नए संसार में अधिकाधिक रुचि ली, लेकिन इन सब में सबसे अधिक पल्ला भारी रहा इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने अमेरिका में अनेक बस्तियां बसाते हुए अपने उपनिवेश कायम किए और अपनी सत्ता स्थापित कर दी और अपने निवासियों को अपने निवासियों को अमेरिका के उपनिवेशों में बसाना शुरू कर दिया। अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने बहुत प्रयासों से अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने का प्रयास किया, लेकिन इंग्लैंड ने अपनी सर्वोच्चता वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया और उस पर अमेरिकी उपनिवेशों पर अनेक तरह से प्रतिबंध लगा दिए। अब अमेरिकी उपनिवेशवासी जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, उनको इंग्लैंड की अधीनता रास नहीं आई और उन्होंने इंग्लैंड के सत्ता के खिलाफ विद्रोह ठोक दिया या विद्रोह कर दिया। हालांकि इसका तत्कालिक कारण कुछ और था, लेकिन तत्कालिक कारण के अलावा और भी बहुत से कारण थे जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। जैसे कि उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव था। चारित्रिक भिन्नता भी उपनिवेशवासियों में थी। उपनिवेशवासी अमेरिका के जो उपनिवेशवासी थे वो स्वतंत्रता प्रेमी थे। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड ने जो शासन व्यवस्था उपनिवेशों में कायम की थी वो भी दोषपूर्ण थी और उपनिवेश उपयोगी हैं, यह इंग्लैंड वासियों की भ्रांत धारणा थी। इसके अलावा सप्तवर्षीय युद्ध और नवविजित क्षेत्र की समस्या भी अमेरिकी क्रांति के कारण बन गए। इन कारणों के अलावा और भी अन्य कारण थे जिन्होंने अमेरिकी उपनिवेशवासियों को इंग्लैंड के खिलाफ खड़ा कर दिया। वो कारण कौन से थे, इनकी चर्चा आइए करते हैं। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इंग्लैंड ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और अपनी सत्ता वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने क्रांति कर दी। तो देखिए और कौन से कारण थे जिसकी वजह से अमेरिकी उपनिवेशवासी इंग्लैंड के विरुद्ध खड़े हो गए। इसमें जो कारण हमने डिस्कस किए थे उनके अलावा और जो कारण थे उनमें महत्वपूर्ण था इंग्लैंड की आर्थिक नीति। तो देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए बहुत सा धन खर्च किया था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लग गई थी। अंग्रेज राजनीतिज्ञों का मानना था कि यह धन उपनिवेशों की रक्षा के लिए व्यय किया गया था, अतः उपनिवेशों को इंग्लैंड के आर्थिक संकट को दूर करने में हिस्सा बटाना चाहिए। लेकिन उपनिवेशवासियों ने इसे साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा गया युद्ध मानकर सहयोग देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उपनिवेशों ने भविष्य में भी बस्तियों की रक्षा के लिए खर्च होने वाले
धन में भी अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर अनेक तरह के टैक्स लगा दिए और इसमें सबसे पहला टैक्स था शुगर एक्ट। शुगर एक्ट देखिए 1764 में इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर शुगर एक्ट लगाया। इस शुगर एक्ट का उद्देश्य था व्यापार को नियंत्रित किए बिना आय बढ़ाना। यह पुराने मोलेसेस एक्ट का ही संशोधित रूप था। संशोधित शुगर एक्ट के अनुसार विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। सभी स्थानों से आए शीरे पर साधारण कर लगा दिया गया और शराब, रेशम, कॉफ़ी तथा अनेक विलास सामग्रियों पर भी कर लगा दिया गया। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे अधिक दृढ़ता से काम करें। अमेरिकी समुद्र में स्थित ब्रिटिश युद्धपोतों को कहा गया कि वे तस्कर व्यापारियों को पकड़ लें और शाही अधिकारियों को रिट्स ऑफ असिस्टेंस यानी कि विस्तृत अधिकारों के वारंट द्वारा संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेने का अधिकार दे दिया गया। उपनिवेशियों के लिए इस नियम की व्यापकता तथा इसके पालन के लिए उठाए गए कदम दोनों ही असंतोषजनक थे, क्योंकि इससे उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच रहा था। एक पीढ़ी से भी अधिक समय न्यू इंग्लैंड वाले अपने रम की भट्टियों के लिए अधिकांश शीरा फ्रांसीसी और डच पश्चिमी द्वीप समूह से बिना किसी आयात करके मंगाते थे। अब वे न तो सस्ते दामों पर शक्कर ही मोल ले सकते थे और न रम बनाने के लिए शीरा ही ला सकते थे। इसके विपरीत यह नियम अंग्रेज शक्कर उत्पादकों के लिए लाभदायक था, अतः उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक ही था। कर लगाने का यह नया अधिकार शीघ्र ही विवाद का विषय बन गया। इसी विवाद ने अंततः अमेरिकी उपनिवेशों को इंग्लैंड से अलग कर दिया। इस शुगर एक्ट के अतिरिक्त इंग्लैंड ने एक करेंसी एक्ट भी लागू किया। इसी वर्ष यानी कि 1764 में ही इंग्लैंड की संसद ने एक मुद्रा कानून यानी करेंसी एक्ट पास किया। इसके अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश में भविष्य में जारी की गई कोई हुंडी वैध नहीं मानी जानी थी। इसका कारण यह था कि बहुत से उपनिवेशी नगद रुपए के स्थान पर कागज़ के नोट छापकर अपने ऋण का भुगतान करते थे। इससे इंग्लैंड के आर्थिक हितों को हानि पहुंचती थी। नए कानून के उपनिवेशों का आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इस नए कानून ने उपनिवेशों का आर्थिक बोझ बढ़ा दिया क्योंकि उनके पास नगद रुपयों की कमी थी। 1765 ईस्वी में बिलेटिंग एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार उपनिवेशों को राजकीय सैनिकों को निवास स्थान तथा आवश्यक सामग्री देने को कहा गया। उपनिवेशियों के लिए यह कानून भी अपमानजनक तथा आपत्तिजनक था। इसके अतिरिक्त शुगर एक्ट और करेंसी एक्ट के अलावा इंग्लैंड ने स्टाम्प एक्ट भी पास करवा दिया। 1765 ईस्वी में ग्रेनविल ने सुप्रसिद्ध स्टाम्प एक्ट पास करवाया। इस कानून के द्वारा समाचार पत्रों, कड़ी आलोचना वाली पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, लाइसेंसों, पट्टों तथा कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट यानी स्टाम्प लगाना आवश्यक कर दिया गया। इस कानून ने उपनिवेशों में पहले से ही चले आ रहे असंतोष को संगठित रूप दे दिया। हालांकि इस कानून द्वारा लादा गया बोझ बहुत हल्का सा था। इससे प्राप्त होने वाली आय
का उपयोग भी उपनिवेशों के लिए ही किया जाना था। फिर भी उपनिवेशों में तत्काल इस एक्ट का विरोध शुरू हो गया। वर्जीनिया का पैट्रिक हेनरी वर्गिस सभा में ही आपे से बाहर हो गया और उसने घोषणा की कि वर्जीनिया के लोगों पर कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा के सिवाय किसी को नहीं है। मैसाचुसेट्स में भी स्टाम्प एक्ट का जोरदार विरोध हुआ और वहाँ जेम्स ऑटिस और सैमुअल एडम्स जैसे बौद्धिक वक्ताओं के भाषणों ने जलते पर तेल का काम किया। एडम्स ने घोषणा की कि नियमानुकूल प्रतिनिधि लिए बिना कर लगा देना लोगों को गुलाम बनाने का ढंग है। न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया में दंगा हो गया। स्टाम्प बेचने वाले अपने पद छोड़ गए। अधिक गड़बड़ और मारपीट को बढ़ावा देने के लिए आज़ादी के सपूतों के स्वतंत्रता प्रिय दल संगठित किए जाने लगे। एक सभा में 9 उपनिवेशों के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि उपनिवेशों पर उनकी प्रतिनिधि सभा ही कर लगा सकती है। यह नारा उपनिवेशवादियों ने बुलंद कर दिया। उपनिवेशों के व्यापारियों ने संगठित होकर आयात बहिष्कार संघ बनाया और इंग्लैंड से माल न मंगाने का निश्चय किया। अमेरिकी उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट का जो घोर विरोध हुआ उससे इंग्लैंड में खलबली मच गई। 1765 की गर्मियों में मातृ देश से व्यापार गिरने लगा। ब्रिस्टल, लंदन और लिवरपूल के अंग्रेज व्यापारियों का बुरा हाल हो गया। कारखानों में कारीगर बेकार होने लगे। विवश होकर इंग्लैंड की सरकार को 1766 में स्टाम्प एक्ट का निरस्त्रीकरण तथा शुगर एक्ट में संशोधन करना पड़ा। स्टाम्प एक्ट से उत्पन्न समस्या प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर ही केंद्रित थी। उपनिवेशियों का मत था कि जब तक वे स्वयं इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य नहीं चुनते तब तक वे यह कैसे मान लें कि इंग्लैंड की संसद में उनका प्रतिनिधित्व है। परंतु इंग्लिश सिद्धांत स्थान की अपेक्षा वर्गों और स्वार्थों के प्रतिनिधियों पर आधारित था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि इंग्लैंड की संसद को उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व करने और उन पर शासन करने का उतना ही अधिकार है जितना स्वदेश पर। इंग्लैंड और अमेरिका की तत्कालिक राजनीतिक विचारधारा में यह बुनियादी मतभेद था, जिसको अंत में युद्ध भूमि में जाकर ही सुलझाना पड़ा। इनके अतिरिक्त इंग्लैंड ने और भी नए कानून बनाए, जैसे कि 1767 ईस्वी में इंग्लैंड के वित्त मंत्री चार्ल्स टाउनशेंड ने जल्दीबाजी में कुछ नए कानून पास करवाए जो कि उपनिवेशियों को उतने ही अप्रिय और असहनीय थे जितने कि पहले वाले नियम। एक नियम के अनुसार शीशे, कांच, रंग, चाय और अन्य कई वस्तुओं पर जिनका आयात उपनिवेशों में होता था चुंगी लगाई गई। इससे होने वाली आय का उपयोग उपनिवेशों में ब्रिटिश सरकार की ओर से नियुक्त गवर्नरों तथा राजकीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए किया जाना था। इसका अर्थ था गवर्नरों पर से औपनिवेशिक विधानसभाओं का नियंत्रण कम करना। इससे उपनिवेशियों को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश संसद उपनिवेशों के मामलों में और अधिक नियंत्रण रखने की सोच रही है। दूसरे नियम के द्वारा यह तय किया गया कि उपनिवेशों में उत्पादित समस्त वस्तुओं पर चुंगी का वसूली सम्राट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ही करेंगे। इन कमिश्नरों का वेतन इंग्लैंड के राजकोष से चुकाने की व्यवस्था की गई, अर्थात इन्हें भी उपनिवेशों के नियंत्रण से मुक्त रखा गया। तीसरे कानून के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अमेरिका को भेजी जाने वाली
चाय पर जो चुंगी लगती थी उसे समाप्त कर दिया गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अमेरिकी तस्कर व्यापारियों की अपेक्षा सस्ती दरों पर चाय बेचना संभव हो गया। एक अन्य कानून के उपनिवेशों के उच्च न्यायालयों को विस्तृत अधिकारों के वारंट यानी कि रिट्स ऑफ असिस्टेंट जारी करने का अधिकार दिया। इस प्रकार जिस सामान्य तलाशी वारंटों से उपनिवेशी घृणा करते थे उन्हें वैधता प्राप्त हो गई। नए कानूनों के परिणाम स्वरूप सारे अमेरिका में फिर से विरोध उठ खड़ा हुआ। अमेरिका के धाराशास्त्रियों ने इन कानूनों को नियम के विरुद्ध बताया। व्यापारियों ने फिर आयात बहिष्कार समझौता आरंभ किया। सभी उपनिवेशों में इंग्लैंड में बने सामान का बहिष्कार किया जाने लगा। इस बहिष्कार से अंग्रेज व्यापारी घबरा उठे और इंग्लैंड में भी यह शोर मचने लगा कि ऐसे कानून जो झगड़े के स्रोत हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। मैसाचुसेट्स में जब सीमा शुल्क अधिकारियों ने कर वसूलना शुरू किया तो जनता उन पर पिल पड़ी और उन्हें पीटा गया। इस कारण सीमा शुल्क आयुक्तों के रक्षार्थ वहाँ दो सैनिक टुकड़ियाँ भेजी गई। इन्हीं कानूनों के विरोध में बोस्टन हत्याकांड हुआ, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।